अब कोई डायनामिक वेबसाइट है, जैसे तुम लोगों ने मॉर्निंग वर्डप्रेस पढ़ रखा है ना, कुछ में से किस किसने, तुमने 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 तीनों ने किया हुआ वर्डप्रेस है ना। तो वर्डप्रेस में क्या होता है कि हम कोड में तो जा नहीं सकते, सारा काम फ्रंट एंड में ही करना होता है। जो एक तरह जैसे बैक एंड खुला हुआ है, ऐसे वर्डप्रेस के अपने बैक एंड में हम लोग आ रहा फ्रंट एंड रहता है। अब एसईओ से रिलेटेड अगर आपको कोई काम करना है, तो जैसे हम प्रोडक्ट ऐड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, अब पीएचपी का अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो कोई एसईओ वाला बंदा तो जा नहीं सकता इसके अंदर। तो उसके लिए तुम्हें ऐसा डैशबोर्ड बना के देना पड़ेगा कि भाई हमने वेबसाइट बना दी, आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट में कोई टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज जो भी लगाना है यहाँ लगा दो। अब यहाँ पर कीवर्ड क्यों नहीं है, जो कि कीवर्ड का ट्रेंड खत्म हो गया। आज की डेट में टाइटल और डिस्क्रिप्शन कीवर्ड रिच होने चाहिए, इसी में लिखे जाते हैं आपके। वैसे चाहो तो अलग से आप बना सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर सेटअप का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आपकी मान लो कोई सेल वेल स्टार्ट हो रही, कब से कब तक चलेगी, जैसे दिखाते ना वर्डप्रेस का वूकॉमर्स पढ़ाया था हमने, तो कब से कब तक हमारा ऑफर चल रहा है, कितनी यूनिट बंदा ले सकता है, कोई इसके फेमस टैग आपने लगाने भी, कौन कौन से टैग के ऊपर ही सर्च हो जाए। तो बैकएंड में सब कुछ है, बट आपको इतना कॉम्प्लेक्स जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ सबसे बढ़िया जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, जॉब पर गए उसने बोला कुछ करके दिखाओ, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट एकदम होना चाहिए। फटाफट क्या करना है, कैसे करना है, राइट अप्रोच के साथ, जुगाड़बाजी कुछ नहीं। पेन क्यों हो रहा है, तो पूरा प्रोजेक्ट उठा के देख लो, हर जगह यही चल रहा है। यहाँ ऐड हो रहा है, ऑल में जाओगे तो यहाँ से एडिट के लिए खुलेगा, सेम वही रिकॉर्ड आने वाला है। तो पूरे प्रोजेक्ट में इसके अलावा कुछ होता नहीं। तो अब हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या बची, पेजिनेशन। और हाँ, इस तरह के प्रोजेक्ट्स में पॉपअप ये भी डायनामिक होता है, इसके अंदर भी डेटा आप डायनामिकली भेज सकते हो बैकएंड से ही। और कस्टम पेज पीएचपी के अंदर हम अपना बना सकते हैं, ये भी कॉन्फ़िगर करना सिखाएंगे। कस्टम पीएचपी में आप कैसे होगा, वर्डप्रेस में ऑटोमेटिकली बनाया आता है। एक हमारा यूआरएल हम लोग मिस कर रहे हैं, ये बैकएंड है, हमें जाना है फ्रंट एंड में। अगर यहाँ कोई बैनर है, उसमें कोई मैटर है, ये भी डायनामिक होगा। ठीक है, देखते हो फ्लिपकार्ट, सुबह चलाओ कुछ और होगा, 10 बजे चलाओगे कुछ और हो जाएगा, उसके बाद में चलाओगे कुछ और होगा। तो चेंज कैसे हो रहा है, यानी कि एक पर्सन डैशबोर्ड खोल के बैठा हुआ है, वो कोई डेवलपर नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल एक पर्सन बैठाया होगा कि भी जब भी कोई नया ऑफर आए लगा दें, तो सीधे इमेज लेता है, उसको अपलोड कर देता है। अब उसकी चॉइस है कि वो, जैसे हमारे बैच में क्या क्या नाम है इनका, निशांत, तो हमने वो पढ़ा हुआ है, क्या नाम है, रिएक्ट। रिएक्ट में क्या होता है कि अगर हम, मैंने जो पढ़ाया था उसमें कि सर्वर भर ना जाए, डेली अगर फ्लिपकार्ट इतने ऑफर चलाता है तो ना जाने कितनी बैनर अपलोड हो जाएंगे बैकएंड में। तो नया इमेज जब जाए तो पुराने को रिप्लेस कर दे, मतलब डिलीट कर दे और नया बन जाए। इससे क्या होगा, मेरा इमेज का जो सर्वर है वो लाइट वेट बना रहेगा। या फिर हो सकता है कंपनी ने कुछ ऐसा उसके अंदर कोडिंग कराया हो कि भाई वो डिलीट हो 1 महीने के बाद अपने आप, उससे पहले डिलीट ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप डेटा को रिप्लेस ज़रूर कराइए। यहाँ पर थंबनेल के लिए क्या इमेज जाएगी, इमेजेस में कौन कौन सी इमेज आपने और ऐड करनी है, अगर कोई वेरिएंट है, साइज चार्ट की इमेज अगर कोई है तो वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। फोटोग्राफ के ऊपर कोई वाटर मार्क आपके पास अवेलेबल हो तो यहाँ से वाटर मार्क की फ़ोटो लगा दो कि ब्रांड की उस पर लगी आ जाए। नोटिस किया होगा, जैसे अमेज़ॉन के ऊपर कोई प्रोडक्ट लिस्ट हुआ XYZ सेलर का, तो भाई प्रोडक्ट की फ़ोटो किसी और ने उठाई और नाम बदला अपने ब्रांड का। चाइनीज़ में जनरली ऐसे ही होता है, सब लोग चला रहे होते हैं, कोई कॉपीराइट कर ही नहीं रहा उस चीज़ का। तो वाटर मार्क भी अपना आप लगा सकते हो, जैसे यूट्यूब की वीडियो पे राइट बॉटम में एक वाटर मार्क अपना रहता है, वैसा कुछ लगा सकते हैं हम लोग। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट पूरा यहाँ दिया हुआ है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, डेटा सबमिट ही हो रहा है ना, तो वही चलेगा प्रोसेस। चाहे वो कॉन्टैक्ट का फॉर्म सबमिट करो, यूज़र रजिस्टर कराओ, वही रहने वाला है। हाँ, एडिट हो रहा है तो अपडेट वाला। तो आपकी जो क्वेरी है पीएचपी की, अब मुझे
एक बताओ एग्जांपल के लिए, जैसे मेरे पास एक टेबल है प्रोडक्ट्स के नाम से, मुझे कोई प्रोडक्ट उसमें इंसर्ट करना है, तो क्वेरी का नाम क्या होना चाहिए? क्या नाम डाल सकते हैं हम लोग? हाँ, तो क्वेरी का एक सिंटैक्स बताओ। जैसे इंसर्ट तुम्हें पता है क्योंकि डेटा हम लोग पहली बार डालने जा रहे हैं, तो क्या लिखोगे? वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, मे बी वो एसक्यूएल, मे बी वो क्वेरी। ठीक है, क्वेरी रखोगे तो मीनिंगफुल लगता है। ठीक है, कि हमने क्वेरी लिखी कि भाई इंसर्ट इनटू जो भी आपके टेबल का नेम है, मे बी प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद हम फ्रंट एंड से क्या क्या भेज रहे हैं, तो वहाँ पर क्या जाएगा, आपके बैकएंड के फील्ड के नेम और वैल्यूज़ ब्रैकेट में जो आप भेजोगे, हमारे फ्रंट एंड पर कौन कौन से फील्ड हैं जो आपने ऊपर वेरिएबल में असाइन किए हैं, वो सारे आपने कॉमा लगा लगा के डाल देने हैं। सिर्फ इंसर्ट कराने के लिए इतना सा काम होता है, सबसे आसान है इंसर्ट। एडिट कराने के लिए आपको जिस प्रोडक्ट को भी एडिट करने आप जा रहे हो उसकी आईडी फैच करनी होती है। जैसे यहाँ देखो, अगर आप यूज़र पर आते हो ऑल, और यहाँ से देखना अगर हम लोग एडिट दबाएंगे तो यहाँ कुछ होना चाहिए। क्या लिखा रहा है? तो यानी कि बैकएंड में इसकी जो एंट्री है, यानी कि जो वो होता है ना आईडी नंबर, वो 34 है। अब ये नोटिस कर दी कि सबका 34 तो नहीं है, वैसे ऐसा हो नहीं सकता है ना। हो गया। अब ये यहाँ पर वो क्यों नहीं आ रहा क्वेश्चन मार्क और दिस दिस दिस, क्योंकि ये चल रहा है रिएक्ट नेटिव में प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर राउट को इस तरह से लिया गया है। तो आपके उसमें पीएचपी वाले प्रोजेक्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, यानी कि हर एक की अपनी एक यूनिक आईडी है। बाकी सब सेम ही है, सबके अंदर डेटा वही इंसर्ट हो रहा है, एडिट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो इसमें जो मेजर सीखने वाली चीज़ रहेगी हमारे लिए, एक तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा महीना डेडिकेटेड जाए आप लोगों के लिए पीएचपी के अंदर रेगुलर बेसिस पे, सो दैट कि बढ़िया सा काम निकल के आए। तो मैं अपने पास इसका नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि डैशबोर्ड में हमें चाहिए इस तरह का कुछ कि नंबर ऑफ कितने रिकॉर्ड्स हमारे पास है, ये वाला पार्ट। ठीक है, डैशबोर्ड स्टैट्स। इसमें लिख देते हैं लाइक पेंडिंग, वो कुछ भी हो सकता है जो भी हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोसेसिंग, कैंसिल एटसेट्रा, ETC। और डेटा अगर ज़्यादा हो गया तो क्या चाहिए, पेजिनेशन। और डेटा अगर मुझे किसी को रिपोर्ट निकाल के देना है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, EXPORT। और क्या पार्ट है जो हमें डालना है? अभी इमेज अपलोडिंग नहीं सीखा हम लोगों ने। ठीक है, इमेज अपलोडिंग। वैसे मैंने PHP में आपको इमेज अपलोड कराया है, लेकिन उसकी बैकएंड में कोई एंट्री नहीं गई थी हमारी। तो हम ये चाहते हैं कि बैकएंड में एंट्री भी बने और बैकएंड से हम लोग उसको फैच भी कर पाएँ। चाइनीज़ खाएगा? बिल्कुल सही रखा हो, मेरे को फीवर हो रहा है, मैंने खाया नहीं इसलिए मंगाया तो था। लीजिए यार। ग्राफ, और क्या होना चाहिए? थीम तो तुम्हें पता ही चेंज करना, उसकी तो टॉप में बूटस्ट्रैप की बनी हुई लाइब्रेरी आती है, मैंने लॉगिन वाले में आपको लगा के ऑलरेडी लास्ट क्लास में दिखाया हुआ है, तो वो बड़ी चीज़ नहीं है। ये कैसे करोगे कि भाई क्लिक किया तो फुल स्क्रीन हो जाए? है उसका कोई तरीका? ऐसा कुछ पढ़ा था हमने या नहीं?
वैसे क्या लग रहा होगा, जावास्क्रिप्ट लग रही होगी ना। जावास्क्रिप्ट में हमें टॉगलिंग करानी पड़ेगी, है ना। तो फुल स्क्रीन इसका भी लिख देते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको शायद पढ़ाया नहीं है। फुल स्क्रीन पेज। प्रिंट आपको पढ़ाया हुआ है, विंडो डॉट प्रिंट आप लिख देते हो, प्रिंट मेथड लिख दोगे तो कोई भी चीज़ आप प्रिंट करा सकते हो, जैसे कोई इनवॉइस प्रिंट कराना हो, कुछ भी कराना हो। लैंग्वेज वाला पार्ट, शायद इसमें लैंग्वेज चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, हाँ शायद हो रहा है चेंज, है ना। ठीक है, वैसे लैंग्वेज की एपीआई आती, बट मैं देखूंगा अगर कोई मुझे ट्रायल के लिए एपीआई मिल गया तो लैंग्वेज वाला भी आपको सिखा दूंगा, लैंग्वेज कैसे आप चेंज करोगे। तो जैसे देखते हो ना इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके टॉप में क्या होता है, शायद मुझे एग्जांपल मिल जाए, नामशी दुबई, ये देख रहे हो, हर जगह पर अरबिक लैंग्वेज में भी अलग अलग लिखा हुआ है। कुवैत की लैंग्वेज में अलग है, सऊदी अरेबिया की लैंग्वेज में अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है ना। तो ये हमें यहाँ पर समझने का है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या चलेगी, इंग्लिश। बाकी सऊदी अरब में अगर आप देख रहे हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो किस में चलाना है, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, हर जगह डिफरेंट है। तो यूज़र ने चूज़ किया इंग्लिश, तो ऑटोमेटिकली मुझे यूआरएल मिल जाएगा और सीधे अपन यहाँ से इसको चेंज कर पाएंगे। ये क्या किया इन्होंने, चूज़ अनदर लैंग्वेज, यहाँ से जाके ये प्लगइन होता है जो लगाया जाता है वेबसाइट के अंदर, ट्रांसलेटर। हमारी वेबसाइट में है नहीं, मतलब मेरे ब्राउज़र में इंस्टॉल्ड नहीं है ट्रांसलेटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका चेंज हो जाएगा एक चीज़, तो करा सकते हो। तो मेन इनकी नेटिव जो लैंग्वेज है वो अरबिक है, तो ये देख लेंगे अगर हो जाएगा तो। और डैशबोर्ड में क्या है अपने पास, ये फ्रंट एंड पर जाने का ट्रिगर है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल स्क्रीन हो गया, लैंग्वेज हो गया, नोटिफिकेशन। मान लो कि कोई बैकएंड में ऑर्डर बना, तो मुझे बूटस्ट्रैप में हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो क्या था उसका नाम, बैजेस, बैजेस पढ़ा था ना हमने। बैजेस पे नंबर आते हैं लिखे हुए कि 1 2 3 4 उस तरह का कुछ। तो ये देखेंगे डायनामिकली इसमें डेटा डाल के, तो इसका हम लोग नेम रखेंगे नोटिफिकेशन। बाकी यहाँ से इंग्लिश में करने के बाद माई अकाउंट, अकाउंट में अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो डालना चाहते हो या पासवर्ड, ये मुझे भी आपको पढ़ाना है कि पासवर्ड वगैरह कैसे चेंज होता है किसी भी साइट के अंदर। तो टाइम टू टाइम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो क्या होता है ना, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जैसे किसी बैंकिंग की वेबसाइट आप चलाते हो तो महीने भर तक चलता है, उसके बाद में ना ऑटोमेटिकली वो कहता है प्रीवियस, यानी कि अपना रिसेंट पासवर्ड डालो और नया पासवर्ड बनाओ। तो क्या होता है, हम लोग कुकी एक्सपायर करा देते हैं उसकी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, ठीक है, कि डेटा अगर हम लोग चाहे तो नेगेटिव में पास कर देते हैं टाइम को 3600, तो हमारा कुकी क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। और अगर रखना है तो आप उसके अंदर लाइफ डाल सकते हो, 1 मंथ 1 ईयर जो भी आपको रखना है। तो जैसे नोटिस किया होगा फ्लिपकार्ट का, अगर आप पेज चलाते हो नॉर्मल विंडो के अंदर और आपने किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया बिना लॉगिन किए, तो वो आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पर आता रहेगा। कार्ट में फ़िलहाल जैसे नहीं है। अब हम कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं यहाँ से, इसको समझने के लिए, इसको बोलते हैं लोकल स्टोरेज। हमने बोला ऐड टू कार्ट और फ्लिपकार्ट के होम पेज पर आ जाइए, तो प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको बंद कर दूँ, ठीक है, और जब भी आप इसको दोबारा चलाओगे, या जैसे मैं अगर इसको ही बंद कर देता हूँ और ये मैं कहता हूँ चलो पूरा मैंने ब्राउज़र ही बंद कर दिया, ठीक है, मीटिंग हमारी कैंसिल होगी, दोबारा रीज्वाइन हो जाएगी सेम जगह से। हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पर और मीटिंग को रीज्वाइन कर लेते हैं। तो देखो सेशन बंद हो चुका था, लेकिन लोकल स्टोरेज को पता है, ठीक है। अब इसका इन्होंने टाइमर रखा होगा, मे बी वो सेम डे हो सकता है, मे बी वो 1 वीक हो सकता है,
1 मंथ हो सकता है, बड़ी ज़्यादा लंबा रखते नहीं है क्योंकि इनके प्रोडक्ट बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक और इन स्टॉक होते रहते हैं। तो इसमें कंडीशन होती है, एक तो अनटिल प्रोडक्ट इन स्टॉक, अगर स्टॉक में रहेगा तब तक यहाँ पर दिखाएगा, और जैसे ही स्टॉक से ख़त्म तो यहाँ से अपना आप कैश भी कंडीशन में चला जाता है अपना। तो लोकल स्टोरेज मैंने आपको शायद मैनुअली वो सिखाया होगा, क्या नाम है इसका, जावास्क्रिप्ट में कलर चेंज करने वाला सिखाया था ना, मैनुअल, ना ना ना, डार्क मोड लाइट मोड सिखाया था ना। तो वो कैसे याद रखता है, लोकल स्टोरेज में डाल देते हैं हम लोग नाम, वही सेम चीज़ जो इस प्रोडक्ट का नेम है वो लोकल स्टोरेज के अंदर गया हुआ है। ठीक है, तो ये लोकल स्टोरेज की कोडिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कुकी। तो ये जब मैं आपको ऐड टू कार्ट सिखाऊंगा उसके अंदर ये आपका पार्ट कवर हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो कुछ बना रहा है कि भी कितने प्रोडक्ट कार्ट में डले हुए हैं अपने इस तरह से बैजेस, ये भी आप बना सकते हो। इसको बूटस्ट्रैप में हम लोग क्या बोलते हैं, टोस्ट, करेक्ट। और मटेरियल में क्या बोलते हैं, स्नैक बार। ठीक है, तो जैसे जीमेल आपने नोटिस किया होगा, कुछ भी डिलीट कर देते हो आप यहाँ से, ठीक है, तो वो तुरंत बोलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है ये है स्नैक बार, क्योंकि यहाँ जो ये इंटरफेस पूरा डिज़ाइन हुआ है ये मटेरियल से डिज़ाइन है, गेट एमडीएल जो हमने पढ़ी हुई है 1-2 क्लास के अंदर, है ना। और दूसरा क्या है, अगर बूटस्ट्रैप लगा होगा तो इसका नाम होता है टोस्ट। आप इसकी पोजीशन जावास्क्रिप्ट में लेफ्ट राइट कहीं भी करा सकते हो। आई थिंक तुम लोगों में से किसी ट्राई किया अपने प्रोजेक्ट में, बनाया ना अपने प्रोजेक्ट में टोस्ट, हाँ। वापस आओ, ये वाला पार्ट इसकी भी एपीआई आती है। तो जैसे आप देखते हो, नोटिस किया होगा अपने फ्लिपकार्ट के अंदर, आप कोई फ़ोन नंबर डालने जाओ यहाँ पर लॉगिन में, तो जैसे ही मैं लिखूँगा 9, तो ऑटोमेटिकली से +9 कर दिया खुद से, क्योंकि ये इंडिया से बाहर कहीं डिलीवरी नहीं करते, तो इसलिए +9 अपना आप आ गया। कुछ जो इंटरनेशनल साइट है, जैसे नेटफ्लिक्स पे आप जाओ, जब आप फ़ोन नंबर लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली चूज़ कर लेते हैं, लेकिन साथ में इधर ड्रॉप डाउन भी रहता है, हो सकता है नंबर किसी ने पोर्ट कराया हो, तो इसलिए वहाँ पर वो ऑप्शन रखते हैं उसके अंदर। तो ऐसे यहाँ पर ये सब एपीआई के थ्रू कंट्री फ्लैग के साथ इसकी लाइब्रेरी भी आती है। ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट किया था, उसका नाम होना चाहिए, दिखाता हूँ। एक हमारा ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट था, उसमें डाला था हमने। अगर फाइल डाउनलोड हो गई तो डेफिनेटली काम बन जाएगा। चलो इस पर टाइम नहीं लगाते, बट मैं दिखा दूँगा। तो वेब प्रोजेक्ट मिल गया। ये देख रहे हो मेरे फ़ोन में, तो यहाँ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि जिस भी कंट्री का बंदा चूज़ करे तो उसमें उसका फ्लैग आना चाहिए नाम के आगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग, यूएसए तो यूएसए का फ्लैग। तो ये दोनों के ऊपर कंपैक्टेबल, मतलब फ़ोन नंबर के साथ चलाना चाहेंगे वहाँ भी चल जाएगा, और उसकी फाइल भी है। प्रोडक्ट रार,
डैशबोर्ड पे एक दो चीज़ें और देख लो। फिल्टर, ठीक है। मान लो आपके पास बहुत सारा डेटा है, लास्ट वीक का देखना है, लास्ट मंथ का देखना है, दिस ईयर का देखना है, ऑल टाइम देखना है। तो जैसे मैंने आज ही जे क्वेरी पढ़ाया था, तो उसके अंदर दिखाता हूँ। तो जे क्वेरी से भी काम हो सकता है। तो यहाँ देख रहे हो, जैसे हमारे पास डेटा है बहुत सारा, अब मुझे स्पेसिफिक कोई डेटा ढूंढ के निकालना है। इसमें तो कुछ भी लिख दो, वही डेटा आपके सामने आ जाएगा। जिसमें लिखा टेस्ट, फिल्टर हो गया डेटा टेस्ट का। इतना काम करना है कोड चला के, ठीक है। जे क्वेरी है राइट लेस डू मोर, सीधा सा फंडा है उसका। अब इसमें हो क्या रहा है, जे क्वेरी को इंटीग्रेट करने के बाद में हमने यहाँ पर बता रखा है कि जो भी यूज़र लिखे, अपर केस लिखे, स्मॉल में लिखे, वो स्मॉल केस ही रहेगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर, टू लोअर केस। अब हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ रखी है, उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर टू अपर केस टू लोअर केस क्या होता है, ठीक है। इसी तरह से लिस्ट आइटम को फिल्टर करना हो तो देखो, गूगल ने इसको अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्टली इंटीग्रेट किया हुआ है। आप गूगल में जाओ, कोई भी कीवर्ड मत लिखो, जैसे क्लिक करोगे लिस्ट खुलेगी। अब इसमें से अगर मैं कुछ भी लिखूं, जैसे दिल्ली रियल स्टेट, ठीक है, तो अपना डेटा उसी हिसाब से फिल्टर होता रहता है। मैं लिख सकता हूँ जैसे कि मिडल, है ना। तो ये क्या है, ये जो डेटा आ रहा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ नहीं है। ये क्या है, क्वेरी है जो सर्च हुई है गूगल पर, ट्रेंडिंग सर्च जो होती है, वहाँ से डेटा आ रहा है। तो गूगल ने अपना डेटा यहाँ पर दिया है कि कहीं इससे तो कोई कीवर्ड मैच नहीं कर रहा आपका, तो उसके हिसाब से चल रहा है। तो ये हम अपनी वेबसाइट के सर्च में लगा सकते हैं। कहाँ पर, जब कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो। फ्लिपकार्ट में गए, हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्या क्या देखो सर्च हो रखा है, वो सब यहाँ पर लिखा आ रहा है, ठीक है। ये हमारी सर्च हो गई। ये क्या है, ट्रेंडिंग, जो लोग ढूंढ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन, शूज़, टी शर्ट, लैपटॉप, वॉचेस, ये ट्रेंडिंग है। ये मेरी है जो मैंने लिखी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर जाके कुछ डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि लेडीज़ बैग। तो देख रहे हो, अपना उसने ढूंढ के निकाल लिया। तो जैसे आप कीवर्ड लिखोगे तो लेडीज़ के नाम से क्या क्या उसके पास डेटा है, वो सब उसके पास अवेलेबल है। क्लिक करो, डेटा आ जाएगा आपके सामने, है ना। तो वर्डप्रेस पढ़ा था, उसमें क्या होता है, टैग्स पढ़े थे ना हमने। तो ऐसे आप भी पीछे बना के डाल सकते हो, ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर PHP के अंदर मैं आपको एक ऐसा बहुत छोटा सा 3-4 लाइन का कोड होता है, वो लिख दो और कुछ भी सर्च करा दो। वेबसाइट के अंदर किसी भी पेज में कहीं पर भी अगर वो डेटा होगा, अगर बैकएंड से आ रहा है तो डेटा ढूंढ देगा। अगर आप होम पेज पर चला रहे हो, पेज तो है PHP में, लेकिन सारा डेटा जो है वो स्टैटिक आ रहा है, यानी कि आपने खुद से फीड किया है पहले पेज के ऊपर या दूसरे पेज के ऊपर, तो वो काम नहीं करेगा। बट अगर आपका डायनामिक डेटा आ रहा होगा सारे पेजेस का, तो आप ढूंढ होम पर रहे हो, लेकिन डेटा जैसे फ्लिपकार्ट में हमने देखा लेडीज़ बैग कहाँ है, लेडीज़ बैग की कैटेगरी में, तो डेटा हमारा होम पेज को रिप्लेस कर रहा है ना। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। तो ये भी फाइंडिंग का भी सिखा दूंगा आपको, कैसे आप प्रोजेक्ट में सर्च करा सकते हो चीज़ें। इसका नाम भी स्टोर कर लेते हैं, सर्च। नोटिफिकेशन के बाद कोई ऐसा पार्ट जो हमने डिस्कस ना किया हो। नोटिफिकेशन के बाद मैंने सर्च लिखा है, कुछ और तो नहीं छूटा। मैप भी हो गया, मतलब ग्राफ। डेटा फिल्टरिंग, ये भी टेबल के लिए भी कर लेंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, PHP से मेल कैसे भेजते हैं। तो मान लो आपको कोई मेल करना है, तो मेल कैसे जाएगा। तो जैसे क्या होता है ना, छोटी वेबसाइट्स जो होती हैं जिनका कोई बहुत दिन भर में 4-5 लीड आती हैं एग्जांपल के तौर पर, तो उनको डेटाबेस नहीं चाहिए, क्योंकि डेटाबेस के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो क्लाइंट पैसे बचाने की कोशिश करता है। तो ईमेल कैसे कर सकते हैं हम लोग, वो भी सीखेंगे। ईमेल वाया PHP। ब्लॉग वाला है तो ब्लॉग भी आप बना ही सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई नया ब्लॉग बनाने जाओगे, अगेन यहाँ भी टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, कंटेंट होगा, फोटो डालने का होगा, किस कैटेगरी में। कैटेगरी जो यहाँ पर आप देख रहे हो, आप कैटेगरी खुद से बना सकते हो। यहाँ जाओगे, कैटेगरी बनाओगे तो कैटेगरी ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी। इसके अंदर जैसे आगे कैटेगरी, तो यहाँ पर देखो ये सारी कैटेगरीज हमारे पास बनी हुई है। क्रिएट कैटेगरी आप यहाँ से आके बना सकते हो। कैटेगरी का कोई पैरेंट है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था वर्डप्रेस में, तो चूज़ कर सकते हो, ठीक है।
डायनामिक बना रहे हैं तो पेज भी हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं। तो यानी कि नैवबार के जो नेविगेशन है वो भी लूप हो सकता है, यानी कि कितने मेन्यू आइटम होंगे और कहाँ से अगर कोई नया आइटम अगर बना तो वो ड्रॉप डाउन में चला जाए। तो नैप बार भी डायनामिक होता है। फ्लिपकार्ट का जो नैप बार आप देखते हैं ना, ये डायनामिक है, यहाँ पर कभी भी चेंजेस हो जाते हैं, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि बैठ के कोई एक बंदा ने काम किया और ये चेंज होगा, उन्होंने कोड ऐसा लिख दिया कि नैप बार को भी आप कभी भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसके अंदर कैटेगरी सब कैटेगरी जो भी मैंने आपको दिखाया ना वहीं से बन रही है सारी। तो हमारा एरिया तो पहले से डिसाइडेड होगा ना भाई, इतनी मैक्सिमम विड्थ है फ्लिपकार्ट के पास, यानी कि 2 आइटम मैक्सिमम ढंग से और डाल सकते हैं हम लोग, 3 डाल सकते हैं, उसके बाद तो नहीं आने वाले इसमें। तो उसके बाद क्या होगा, तो आप मेजर कैटेगरी के अंदर उन्होंने ड्रॉप डाउन बना दिया, ड्रॉप डाउन में कितने मर्जी बनाओ, ठीक है। तो ये सारा कुछ, ये भी लूप हो रहा है डेटा, वाइल लूप। अब ये इतना काम मैनुअली क्यों करना है? देखो, अगर आप वर्डप्रेस में बनाओगे बहुत आसानी से बना लोगे, बिना किसी ज़्यादा एफर्ट्स की। कितना आसान है ड्रॉप डाउन बनाना, ड्रैग एंड ड्रॉप, आगे खींचो सब मेन्यू बन गया, ऐसी है ना। बट वर्डप्रेस की बनी वेबसाइट हो जाती है हैवी। भाई क्लाइंट को चाहिए 100 में से 10 चीज़ें और तुम 90 चीज़ें उसको एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो क्या होगा, वेबसाइट स्लो डाउन हो जाएगी। अब उसका हो सकता है इतना बजट ना हो कि भाई वो जाके अमेजोन के ऊपर AWS पर होस्टिंग खरीदे, तो उसका अननेसेसरी बजट बढ़ेगा उस केस में। तो आप उसका वो पेन ख़त्म कर सकते हो। वेबसाइट इसलिए कस्टम बनाई जाती है, लेकिन हर किसी को हम लोग ये नहीं बना के देते, क्योंकि अगर कोई ये बनवा रहा है इट मीन्स कि उसका मेंटेनेंस सस्ता होगा लेकिन बनाने की कॉस्ट ज़्यादा होगी। और अगर वर्डप्रेस में बनेगा तो ये सारी फंक्शनैलिटी जितनी भी आप देख रहे हो 20-25 हज़ार में बन जाएंगी। और लेकिन क्या होगा, हैवी होगा, हर चीज़ के लिए प्लगइन, हर चीज़ के लिए प्लगइन। और जब एक प्लगइन आता है उसके अंदर 25-30 फाइलें होती हैं PHP की, कोड हैवी होता रहता है। नहीं, सबसे ज़्यादा बनती है वर्डप्रेस में, क्योंकि भाई इंडियन मार्केट जो है ना वो है मनी माइंडेड। वो ये चलता है कि भाई हम खर्च क्यों करें। जैसे तुम बोलोगे भाई साइट की कॉस्ट इतनी है, अगर वो टेक्निकल साउंड नहीं है, उसको नहीं पता डिफरेंस, वो कि भाई साहब 5-5 हज़ार रुपये लोग वेबसाइट बना रहे हैं, तुम तो बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हो, अब बताओ क्या समझाओगे। तो जैसे हमारे बच्चे कहते हैं ना, सर हम तो रिएक्ट में ही बनाएंगे। अगर जॉब ही नहीं मिलेगी रिएक्ट में, तो या तो फ्रीलांस काम मिल रहा हो, बहुत अच्छी बात है, तो रिएक्ट चलाओगे कहाँ? क्योंकि रिएक्ट की वेबसाइट की मिनिमम कॉस्ट 1.5 लाख रुपए होती है। यहाँ 5,000 को नहीं पे कर रहे हो, तुम रिएक्ट में उसको दे दो, ठीक है। और रिएक्ट का प्रोजेक्ट जहाँ होस्ट होता है उसके लिए चाहिए होता है V8 इंजन, है ना, उस पर चलता है, यानी कि जिस पर नोड चल सकता हो। अगर नोड नहीं चलेगा सर्वर पे तो बेकार है। तो यानी कि एक तो पहली 1.5 लाख रुपए की वेबसाइट, ऊपर से सर्वर की कॉस्ट बढ़ गई। तो बड़ी जो साइट्स हैं अमेज़ॉन, रिएक्ट, ये फ्लिपकार्ट या जैसे मिंत्रा, जितने भी इस तरह की ई-कॉमर्स मॉडल में हैं, इनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। मान के चलो जब सेल आती है ना, तो फ्लिपकार्ट का सर्वर कैसा है, स्केलेबल बोलते हैं उसको हम लोग, यानी कि जितना लोड बढ़ेगा वो अपना पीछे से हार्डवेयर खुद ही बढ़ जाता है सर्वर में। अब तुमने ले लिया शेयर होस्टिंग, वहाँ पर ये भी है, साहिल भी है, तुम भी हो, सैद भी है, सब लोग हैं। अब साहिल के पास ट्रैफिक ज़्यादा आ गया, तो तुम तीनों की वेबसाइट अपने आप स्लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई एक ही कंप्यूटर से तो सारा चल रहा है। भैया तुम प्रीमियर के अंदर बहुत बड़ी 10 GB की वीडियो खोल के एडिट करोगे तो तुम फोटोशॉप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो तो स्लो हो गई ना। तो सीधी सी बात है, शेयर होस्टिंग ये होती है, तो इसलिए डेडिकेटेड होस्टिंग आती है, तो वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है। उसमें क्या सिस्टम होता है, जैसे घर के अंदर मीटर होता है ना अपना लगा हुआ, भाई तुम्हारा जो मीटर है वो 2 किलोवाट के लिए सैंक्शन है। अब मान लो कि गर्मी आ गई, इस बार पैसे थोड़े अच्छे हो गए, तुमने घर में एक और AC लगा लिया, तो जहाँ 2 किलोवाट में पहले काम चल रहा था, अब लोड तो बढ़ेगा ना, 3 हो सकता है, तो पेनल्टी भी लगेगी और बिल भी ज़्यादा आएगा। लेकिन कनेक्शन तो नहीं कट रहा ना, क्योंकि वो क्या करेंगे, 3 महीने देखेंगे। अगर 3 महीने कंटिन्यूस तुम्हारा 2 किलोवाट को एक्सीड करेगा, तो चौथे महीने अपना वो 4 किलोवाट हो जाएगा, सीधा सा फंडा। तो ये जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं इसके अंदर ये सिस्टम होता है, अगर उन्हें दिख रहा है पीछे अमेज़ॉन को, गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, जहाँ से भी आपने होस्टिंग लिया होगा, वो ऑटोमेटिकली आपका पीछे बढ़ा देंगे। तो इसलिए ग्लिच तो ज़रूर आता है हल्का फुल्का, मैं ये नहीं कहता 100% परफेक्ट है, बट फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन सेल में डाउन नहीं होती, सबका काम चल रहा होता है। डाउन कब होती थी? सन 2014, अगर आपको याद हो, 14, 15, 16, जब एक फ़ोन की सेल निकलती थी, वेबसाइट ही नहीं खुलती थी, लोग ले ही नहीं पाते थे, सेल का टाइम निकल जाता था, आप क्लिक करके बैठे हो, पेज लोड लोड लोड, सेल ओवर, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है, इस तरह का मैसेज आता है। तो फ्लिपकार्ट ने इस चीज़ से सीखा कि भाई पैन इंडिया उस पर आता है सेल के टाइम पर,
मैं ये नहीं कहता 100% लोग खरीद रहे हैं, लेकिन अगर 10% भी खरीद रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ पॉपुलेशन का 1% भी खरीद रहे हैं, भाई बहुत बड़ा पैसा होता है। तो उन्होंने सीखा अपने फेलियर से कि साइट डाउन नहीं होनी चाहिए, चाहे उस पर्टिकुलर मंथ का बिल ज़्यादा भर देंगे। तो ये है इनका स्केलेबल प्रोजेक्ट, इसको बोला जाता है। तो बहुत सारी कंपनी कहती है कि भाई पैसे का टेंशन नहीं है, प्रोजेक्ट ऐसा हो कि 1 करोड़ हो, पूरी दुनिया आ जाए, साइट बंद नहीं होनी चाहिए। तो क्लाउड होस्टिंग इसलिए ट्रेंड में आया। तो क्लाउड का क्या काम होता है भाई, मान लो तुम्हारा वेबसाइट यूएस में चल रहा है, तुम्हारा वेबसाइट कनाडा में चल रहा है, तुम्हारा वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है। तो क्लाउड पर क्या होगा, अलग अलग सर्वर पर वो चला जाएगा डेटा, और अलग अलग सर्वर अपना अपना काम करेंगे, और एक जगह पर डेटा आके ब्रिज से कनेक्ट हो रहा होगा। ये होता है क्लाउड। तो इसलिए अगर आप देखोगे ना, VPS होस्टिंग, इसको बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग। ठीक है, तो क्या लिखा रहा है, 599 रुपीज़ पर मंथ, समथिंग कुछ लिखा। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ से वेब होस्टिंग में आते हैं, सिंपल बीपीएस की जगह, पैसे देख रहे हो कितने घट गए। और यहाँ जाते ही, ये तो होस्टिंगर का मैं सबसे सस्ता बता रहा हूँ आपको, ठीक है इतना। अब अगर अमेज़ोन पर अगर आप बनाओगे अकाउंट, तो मिनिमम चाहे कुछ भी नहीं डाल रखा, 2,000 रुपये तो फिक्स आएगा ही आएगा, प्लस जीएसटी। और बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो फिर तो जितने यूज़र होंगे, जितना कोर्स यूज़ हो रहे होंगे, उस हिसाब से बिल आता है फिर आप। यानी कि फिर ऐसे केस में क्या होता है, प्राइवेट सर्वर में, यानी कि अगर होस्टिंगर के पास एक पीसी है, तो इस पर सिर्फ मेरी ही वेबसाइट चल रही है। अब चाहे आप इस पर चलाओ या मत चलाओ, खाली पड़ा रहने दो साल भर, लेकिन आपसे चार्जेस लिए जाएंगे, क्योंकि ये प्रीपेड होता है, पोस्ट पेड नहीं होता कि बाद में सिर्फ इस बार मेरा तो कोई विजिटर आया नहीं, नेगोशिएट कर लो। तो ऐसा तो होता नहीं है इनके यहाँ। ठीक है, तो ये देख रहे सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ गए इसके अंदर। Node.js, Laravel, कंट्रोल पैनल, सब तरह की आप चला सकते हो उसके अंदर, उबंटू सब चलेगा। ठीक है, तो डेटा सेंटर कहाँ कहाँ पर है, यूएस, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह पर उन्होंने डिफाइन करके रखा हुआ है। जिस कंट्री में जाएगा वहीं के सर्वर को एक्सेस करेगा, अपने को लोड ही नहीं, वेबसाइट चलेगी तो रॉकेट की तरह। तो कभी अगर फ्रीलांस काम करने का मौका मिले और कोई तुम्हें ऐसा मिल जाए जो तुम्हें पैसे गिनाए कि 5,000 10,000, तो उसको बताओ सर 5,000 वाली वेबसाइट में क्या होता है। ठीक है, तो उसमें बोलो 403 फॉरबिडन, ये लिखा हुआ आता है, और हमारी वेबसाइट में 99.9% अप आएगा, आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होगी। ये फ़ायदा होता है। शेयर्ड होस्टिंग की वेबसाइट कोलैप्स कर जाती है, लेकिन बीपीएस की अगर वेबसाइट बनेगी तो वो कभी बंद ही नहीं होगी। ठीक है, अब बहुत सारी कंपनी क्या करती है, अपना खुद का सर्वर भी खरीद लेती है ना, कि भाई काम ज़्यादा है तो कौन इतना महीने का लाखों रुपए पे करेगा, तो अपना खुद का सर्वर बना लो, बना सकते हो। लेकिन कल को तुम्हारे पावर फेलियर हो गया, और जैसे हमारा अरीना का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो हमने जीमेल जो है वो पेड लिया हुआ है। ठीक है, ये जीमेल हमारा क्या है, पेड है। तो इसमें अभी फ़िलहाल यहाँ लिखा हुआ नहीं आ रहा है, बट सम टाइम्स आता है, तो मैं आपको ड्राइव के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद ड्राइव पर दिख जाए। 34.18 GB मैंने यूज़ किया हुआ है। और अगर हम बिल्कुल नीचे आ जाएँ पेज के अंदर, समटाइम्स करता है ड्रामे। तो देखो यहाँ पर मेरा ड्राइव ने कितना लिया, जीमेल कितने एमबी के यहाँ पड़े हुए हैं, और शायद नीचे हमें कुछ स्टैट्स मिल जाए इसका। बट यहाँ पर हमारा डेटा जो है वो टीवी समथिंग में है, मतलब हमने 10 टीवी समथिंग का स्पेस खरीदा हुआ है इसमें। इससे क्या होगा, अब इसका बिल पता कितना आता है महीने का, 1.5 लाख रुपए आता है जीमेल का खाली। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जो फैकल्टीज़ हैं, अगर मैं एक डेटा की बात करूं, कि जैसे हमारा कंबाइंड ग्रुप है, तो एक्टिव मेंबर कितने हैं, सबकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, तो इतना तो बनता है भाई, देना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि भाई थोड़ा सा काम किया, हार्ड ड्राइव फुल, 15 GB का मिलता है ना फ्री में, ऐसा। तो इसलिए फिर पेड वाला सर्वर अपना सस्ता। अब इसको फ़ायदा ये है,
अगर मैं यहाँ कंप्यूटर में कुछ फाइंड करूँगा और गूगल ड्राइव में फाइंड करूँ, ये जल्दी ढूंढ देगा। कंप्यूटर से कॉपी करके दूसरी में लेके जाऊँगा, ये जल्दी डाउनलोड कर देगा। तो ये होता है सर्वर, यानी कि हमारे कंप्यूटर में लगी हुई हार्ड ड्राइव से भी ज़्यादा फास्ट है। तो दुनिया में 3 ही यूनिकॉर्न है आपका, अमेज़ॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। इन तीनों की क्लाउड होस्टिंग सबसे ज़्यादा फेमस है। बड़े बड़े ब्रांड इसी पर ही आते हैं और किसी पर नहीं आते। तो हमने पॉइंटर्स अपने बना लिए और वन बाय वन अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे। ये देख रहे हो, तो इसको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट। अभी हमारा जो कल का क्लास होगा उसमें अपन क्या करने वाले हैं, चेंज पासवर्ड, ठीक है। प्रोफाइल कैसे मैनेज करोगे, जो कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इधर, माई अकाउंट, प्रोफाइल, फ़ोटो अगर अपनी कोई डालना चाहते हो तो आपका इमेज अपलोड करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इमेज अगर अपलोड करने जा रहे हो तो आप यहाँ पर साइज़ का, डायमेंशन का, हर एक चीज़ का कंडीशन लगा सकते हो, ठीक है। प्लस उसमें फाइल टाइप कौन कौन से एक्सेप्ट कर रहे हैं वो भी आप लगा सकते हो इसके अंदर। प्लस जब मैं कोई नया इमेज अपलोड करूँ तो पुराना वाला मेरा रिमूव भी हो जाए। तो ये मैंने PHP में आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, जब हमने PHP की थी ना, तो डिलीट वाला हमने सिखाया था आपको। तो उसमें हमें अनलिंक फंक्शन यूज़ करना होता है रिमूव को हटाने के लिए। तो मेरे ख्याल से फिर तो कोई प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना, क्योंकि ये जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं ये पहले होंगे अलग अलग, फिर एक जगह असेंबल, ठीक है। तो PHP पे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ और इंडीड पे अगर आप आते हो, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, मैं ये नहीं कहता इमीडिएट आपको जॉब वगैरह मिल जाता है, बट PHP डेवलपर का आपको एक छोटा सा, मैं जैसे नोएडा से रिलेटेड डेटा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे फ्रेशर्स की जॉब है, या जैसे यहाँ पर आप देखो 3 दिन पहले किसी ने 4 से 4.5 लाख का डाला हुआ है, 22,000 का डाला हुआ है। फिर यहाँ देख रहे हो जैसे एक ये अपना डाला हुआ है, फिर यहाँ डाला हुआ है। अगर आप यहाँ पर मार्केट में एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कहीं होना चाहिए जॉब टाइप, ऑल सैलरीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप यहाँ से सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हो, पूरा डेटा फिल्टर हो जाएगा आपका कोडिंग के अंदर, क्या क्या चीज़ें में आती हैं। लोकेशन आप चूज़ कर सकते हो, एक इसमें ना वो भी आता था ऑप्शन, हमारा एक्सपीरियंस कितना है। वैसे आपका यहाँ पर एक फीचर रहता है अपलोड योर रेज्यूमे, ये क्या करेगा अपने आप ही सारी जो फिल्टर कर देगा आपके रेज्यूमे से मैच करती हुई, ठीक है। हमारी मीटिंग का मैसेज आ गया, प्लीज़ असेंबल, जाते हैं। तो यहाँ से आप बिल्कुल क्लियरली चूज़ करके चलो कि अगर आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा नहीं है तो आप चूज़ करोगे इंटर्नशिप, काम करना आ गया कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर पे जाओ, ठीक है। फ्रेशर फुल टाइम ये अपना लगा लेना उसके अंदर। अगर कोई पार्ट टाइम या कॉन्ट्रेक्चुअल पे जाना चाहते हो, ध्यान रखना कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जो होती है पे आपको बहुत अच्छा देंगी। मतलब जैसे मान के चलो कि 30,000 रुपये की सैलरी है, तो हो सकता है कि आपको 80-90 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाए, क्योंकि वो आपको उतना अमाउंट कमा के देती हैं जितना आपका साल भर में शायद उतना चल जाए। तो डेडिकेटेड प्रोजेक्ट के लिए भी लोग हायर किए जाते हैं। और नहीं तो आप यहाँ से फुल टाइम और यहाँ से आप परमानेंट जैसे फ़िल्टर लगाओगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके चेंजेस दिखने स्टार्ट होंगे इसमें। जैसे देखो 35 टू इतना यहाँ पर एक डला हुआ है, 5 to 12 लाख का है, ठीक है। 7 डेज़ बिफोर किसी ने पोस्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ डाला हुआ है। जो गुड़गांव अगर डालोगे तो और स्मार्ट हैंडसम आपको वो दिख जाएंगे इसके अंदर। और ये रिसेंट सर्चेस के ऊपर चलता रहता है। आप यहाँ से अपना रेडियस बढ़ा सकते हो कि भाई दिल्ली NCR का जो पूरा रेडियस है 50 किलोमीटर का है, तो उसमें आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से गुड़गांव डाल के, अच्छा चेंज नहीं हुआ, गुरुग्राम हरियाणा, सबसे अच्छे पैकेज आपको गुरुग्राम में मिलते हैं, ठीक है। तो 10 से 15 लाख का पैकेज हो गया सीधे PHP के अंदर। ये लारावेल की बात कर रहे हैं, यहाँ से 4 से 10 लाख है, उससे PHP की डिमांड कर रहे हैं आपसे, ठीक है। तो पहली जॉब जो भी आपको मिले, ठीक है, सैलरी मत देखना, सिर्फ नोटिस करना वहाँ पर कि मुझे सीखने के लिए क्या मिल रहा है। 1 साल का पैकेज आपकी सैलरी को 4 से 5 गुना मल्टीप्लाई करने में बहुत होता है, ठीक है। वो देखते हैं आपका कॉन्फिडेंस, जो भी आपको टास्क असाइन किया जाए फटाफट से करके दिखा दो, ठीक है। इतना काम आना चाहिए आपको। और बाकी अगर आपका जैसे
डेडिकेटेड प्रोग्रामिंग का ही बैकग्राउंड है, जैसे BCA हो गया, है ना, BTech हो गया, तो आपके पैकेज में और अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। ठीक है, अगर कर लोगे साइड बाई साइड तो एडवांटेज रहेगा उसका, बट ये सिर्फ इनिशियल लेवल पर होता है। एक कंपनी में आपने 5 साल काम कर लिया, फिर गधे घोड़े सब बराबर होते हैं। जिसने खाली ग्रेजुएशन किया है, BA BCA सब एक है भाई। सीधी सी बात है, तुम हार्वर्ड से पढ़ के आ गए, आता तुम्हें भी उतना ही है, तो क्या फ़ायदा। तो हमारा लेवल दिखा जाएगा ना, काम किसको कितना आता है, सीधी सी चीज़ है। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग में होता है नानुकरबाजी, बाद में कुछ नहीं होता। कंपनी में काम कर लिया 1 साल, सबसे मुलाकात हो जाती है लंच टाइम में, सबसे मुलाकात हो गई, उसके बाद में अपना इंटरनली बात कर लो, भाई मेरे को रिएक्ट भी आता है। या कंपनी कई बार प्रेशर में जो होती है ना, डेडलाइन, तो पूछती है भाई किसको क्या कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं एडिशनल बताओ, बोलो भाई, तब अपने पत्ते खोलो कि मुझे रिएक्ट भी आती है, नोड भी आती है। पहले मत बताना, नहीं तो क्या होगा, मुफ्त का चंदन घिसमे नंदन। वो कहेंगे भाई जैसे तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब चलो भाई इसको रिएक्ट का प्रोजेक्ट दे दो, 9 घंटे वसूल लेना, 9 घंटे। जो इस चीज़ की जॉब आई है, जैसे PHP तो बोले PHP, वर्डप्रेस, PHP, MySQL, दैट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं। फ्रंट एंड HTML ज़रूर डालना, CSS ज़रूर डालना, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप ज़रूर डालना, ठीक है, इतना ज़रूर डाल के देना। हाँ, अब उसमें भी फ्रंट एंड की सारी चीज़ें जाएंगी, और बैक एंड की जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए जा रहे हो वो डालना। सब मत भर देना कि भाई मैंने सब लिख दिया तो मेरे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर तुम्हारा मिसयूज़ होता है, कभी अपना तुम वहाँ पर हाइक नहीं करा पाओगे। ठीक है, अब देखो मुझे एग्जांपल के तौर पर कि भाई जित